अदालत ने जो है इन्हीं जो वकला है फारूक एच नाइक को एक दफा जस्टिस जावेद अहसन ने मुखातिब करके कहा कि अगर आपके पास आप आके दलाइल देना चाहते हैं तो हम सुनने को तैयार है। फारूक एच नाइक ने कहा कि वो दलाइल देना चाहते थे, लेकिन इस तरह के केसेस में जो पार्टी पॉलिसी होती है उसकी पाबंदी करनी पड़ती है, तो वो दलाइल नहीं देंगे। और क्योंकि हुकूमती जो इत्तेहाद है उसने इस का बाइकआउट कर रखा था, तो वकला जो है वो उन्होंने दलाइल देने से मना कर दिया था। इस सारे केस के दौरान जो हुकूमती इत्तेहाद के वकला थे वो अदालत के अंदर मौजूद तो रहे, लेकिन उन्होंने दलाइल नहीं दिए। बैरिस्टर अली जफर ने जो है वो इरफान कादिर का जवाब भी अदालत के सामने पढ़ा और दीगर जो कंसाइज स्टेटमेंट जो जमा कराए जाते हैं अदालत में, तहरीरी जवाबात अदालत में जमा कराए जाते, उनसे मुतालिक जब उनसे सवाल पूछे गए तो वो बैरिस्टर अली जफर ने ही पढ़कर जवाबात दिए हैं। हुकूमती इत्तेहाद के वकला ने अदालत में कोई आज दलाइल नहीं दिया। बहुत शुक्रिया आपका मरीम नवाज। आज की कार्रवाई का अहवाल आपने बताया, बहुत जल्द आपसे रब्ता करेंगे तकरीबन 1.5 घंटे बाद और आपसे जानेंगे कि क्या फ़ैसला है जो सुप्रीम कोर्ट सुना रही है। इस दौरान हमें ज्वाइन किया है हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुनीब फ़ारूक और सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं। मुनीब, आपकी जानिब आते हैं कानूनी पहलुओं के हवाले से। एक मुख्तसरन अली ज़फ़र ने यह बताया कि चूँकि वकला मौजूद नहीं थे, उनकी नुमाइंदगी नहीं हो रही थी और उन्होंने तहरीरी आर्गूमेंट्स दे दिए थे अपने, तो ज़्यादा सख्त सवालात कर लिए अदालत ने बैरिस्टर अली ज़फ़र से, जिसके जवाब देकर मामला बैलेंस हो गया। देखिए, किसी भी वकील के मौजूद ना होने से बहुत फर्क पड़ता है। जो तहरीरी जवाब होता है वो तो अदालत की मामलत के लिए एक रिकॉर्ड के लिए दिया जाता है। अलबत्ता जो वकला अगर खड़े होके मौजूद होके आर्गूमेंट दें तो वो एक बात मुख्तलिफ होती है। मेरी राय में ये दुरुस्त फैसला नहीं था कि इसका बॉयकॉट किया जाए। अलबत्ता अब ये सियासी जमातें हैं, ये अपनी तरीके से बेहतर सोच सकती हैं कि उन्होंने क्यों अपने वकला को कहा कि बॉयकॉट करें। लेकिन आपका ख्याल है कि सबको अपनी नुमाइंदगी करनी चाहिए थी, अदालती मुआवनत करनी चाहिए थी। मुनीब, एक और कानूनी नुक्ता हम आपके सामने रखेंगे। बार बार जिक्र हुआ आज अदालत में रावलपिंडी बार एसोसिएशन के अपील का, जिसमें 2015 में फुल कोर्ट बनाया गया था। 8 जजेस के का फैसला था पार्टी हेड के हक में। आज जब ये नुक्ता उठाया गया अदालत ने और इसकी गूंज बहुत देर तक सुनाई देती रही, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने भी ये मामला उठाया, आमिर रहमान ने। उनका ये कहना था कि 2015 में 8 जजेस ये फैसला दे चुके हैं कि पार्टी हेड का फैसला प्रिवेल करेगा। तो इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, रिमार्क्स दिए कि लेकिन दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है वो आर्टिकल 63A की तशरीक वाले केस का हवाला दिया है, इस वाले केस का हवाला नहीं दिया। तो ये बात दुरुस्त है कि एग्जैक्टली उसी केस का हवाला देना होता है, अगर बड़ा फैसला ऑलरेडी मौजूद है तो वो प्रिवेल नहीं करता? देखिए, इसका मामला फिर दोबारा एक तशरीह से और एक समझ से मुताल्लिक है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग के अंदर कानूनी हुक्म हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अदालत की तरफ से आज वो जो 8 जजेस के हवाले से बात हुई जिसमें जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब शामिल थे, अब वो एक व्यू अपनी जगह मौजूद है। अदालत ने आज इस बात का नतीजा जो अभी तक हमारे शायद सामने भी आ जाएगा निकला कि जी अदालत उसकी पाबंद नहीं है। ठीक है, 2015 का 2018 वाला मियां नवाज शरीफ वाला फैसला, वो जब जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर को कोर्ट किया गया तो उन्होंने कहा नहीं वो वोटिंग नहीं थी वहाँ और मामला था। ठीक है, लेकिन ये बात जरूर है कि उसके अंदर पार्टी हेड की तशरीह और उसकी अहमियत बहुत दी गई थी। अगर कोई बाकायदा तौर पर अदालत में पढ़ के सुनाया गया होगा, लेकिन आज शायद पता नहीं सुनाया है नहीं क्योंकि वकला ही मौजूद नहीं थे, कि उसके अंदर तो ये लिखा हुआ है कि जो पार्टी हेड है वो तो डायरेक्टली कंट्रोल करता है पार्टी के अंदर, यानी पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान की बाहर पार्लियामेंट्री पार्टी को भी, और बाकायदा तौर पर अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि उनको कंट्रोल करता है डायरेक्टली और सुपरिटेंड करता है, यानी कि उनको ना सिर्फ उनका काबू उसके पास होता है बल्कि वो उनको सुपरिटेंड आप तब करते हैं ना जब आप सुपरवाइज कर रहे हैं किसी को। तो सुपरविजन जब आप किसी के करेंगे तो सुपरवाइज करते करते आपको अचानक क्या हो जाएगा कि आपके पास से वो इख्तियार चला जाएगा कि आप उन्हें पार्टी जब इतने अहम मामले पर अपना फैसला लेगी तो आप आज़ाद हो जाएंगे और पार्टी हेड के पास कोई इख्तियार नहीं रहेगा। साथ ही साथ चीफ जस्टिस साहब ने आज खुद फरमाया, उन्होंने फरमाया कि जो पार्लियामानी पार्टी है वो खुद से तो कुछ फैसला नहीं कर लेती, जमात के फैसले की रोशनी में पार्लियामानी पार्टी फैसला करती है। जब उन्होंने ये फरमाया तो जहन में बात आती है कि जस्टिस साहब को भी इस बात का इदराक जरूर है कि पार्लियामेंट्री पार्टी को मादर पिदर हजरात तो है नहीं,
और जमात का फैसला कहाँ होगा? जमात का फैसला वहाँ होगा जहाँ जमात का लीडर कहेगा। और जमात और पार्लिमानी पार्टी के अंदर जो फर्क उन्होंने खुद क्रिएट किया है, उसको फिर उन्होंने खुद अप्रिशिएट भी किया है कि पार्लियामेंट्री पार्टी अपने तर्ज पर खुद फैसला नहीं कर सकती। बिल्कुल। अब क्योंकि निहायत ही टेक्निकल चीज है, तो मुझे लगता है, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैंने जो अभी तक महसूस किया है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को एक टेक्निकल ग्राउंड पे नॉकआउट किया जाएगा कि उन्होंने जो हवाला दिया 63A के फैसले के हवाले से, वो एरोनियस था। और अगर उन्होंने उनको हवाला देना चाहिए था या पार्टी हेड के इख्तियारात की बात करनी चाहिए थी, कोई दूसरी नजीर को हवाला देना चाहिए था। लेकिन इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? अभी कुछ देर पहले वो जो मुनरिफ अरकान के हवाले से बात हुई, उस पर अल्टीमेट रिजल्ट की जानिब जाने से पहले जो नुकता आप बयान करें, मैं आपसे इसी मुतालिक एक सवाल करना चाह रहा हूँ। दोस्त मज़ारी ने जिस वक्त रूलिंग दी, उनका मामला वोट मुस्तरद करने का था। 10 वोट मुस्तरद करने की रूलिंग दी थी बुनियादी तौर पर, और वो तो बराह रास्त आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक है, क्योंकि आर्टिकल 63A की तशरीह बताती है कि अगर डिफेक्शन हो जाए तो वोट मुस्तरद कर दिया जाता है। तो वो हवाला तो उन्होंने मेरा ख्याल है दुरुस्त दिया था। पार्टी हेड के हवाले से उन्होंने कहा कि मेरे पास लेटर मौजूद है, उन्होंने वो उस पर सुप्रीम कोर्ट के किसी केस का या रूलिंग का या फैसले का हवाला नहीं दिया। नहीं, जो बेसिक इशू आ रहा है ना, वो 63A के हवाले से जो फैसला था उसका पैराग्राफ 3 है। अदालत को उस पर एतराज है, जो कि पहले दिन से है। वो ये कह रहे हैं कि उसके अंदर तो लिखा हुआ है कि कोई भी रुकन अगर पार्लिमानी पार्टी के फैसले से नाराज करेगा तो वो डिसीट होगा, उसका वोट काउंट नहीं होगा। तो यहाँ तो पार्लियामेंट्री पार्टी जो है उसकी तरफ से तो मामला चला ही नहीं। और आपको याद होगा जब डिप्टी स्पीकर की अनाउंस कर रहे थे, जो राजा बिशारत साहब साबिक सूबाई वज़ीर साजिद भट्टी की पार्लिमानी पार्टी का मीटिंग का हवाला दे रहे थे। जी, उसमें उन्होंने ये कहा कि आप ये नहीं कर सकते क्योंकि ये तो पार्लियामेंट्री पार्टी करती है। अब उस मौके पर जो मुआवनत डिप्टी स्पीकर को मिलनी चाहिए थी, एक तो ये कि उनको ये बताना चाहिए था कि जनाबे वाला पार्टी के सदर के इख्तियारात ज्यादा हैं और वो इस अदालती फैसले के मुताबिक ज्यादा है, और पार्टी हेड का इख्तियार है कि वो आपको बताए कि आपने क्या करना है, आप खुद अपने तय कोई फैसला नहीं कर सकते। राजा बिशारत साहब ने कहा जी कि वो तो हमने डिक्लेरेशन भेजा था उन 25 मुनरिफ अरकान का जो पहले भी गए थे, जो कि मेरे ख्याल में टेक्निकली बात गलत है क्योंकि वो डिक्लेरेशन आया इमरान खान साहब की जानिब से। वो फैसला भी हमारे सामने पड़ा हुआ है और उसके अंदर लिखा हुआ है कि इमरान खान साहब ने वो डिक्लेरेशन भेजा है। उसके टाइटल के ऊपर ये लिखा हुआ है कि वो पार्टी हेड ने डिक्लेरेशन भेजी हुई थी। बहरहाल अब उसमें नुकता ये है कि वोट, उन्होंने कहा वोट काउंट नहीं हो गए क्योंकि उन्होंने इनराफ किया चौधरी शुजात हुसैन साहब की वाज़ेह डायरेक्शन के बाद। अदालत को एतराज ये है कि भाई नहीं, इन्होंने इनराफ तो बाद की बात है, इनको तो डायरेक्शन जो है वो पार्लियामानी पार्टी की मानने के पाबंद थे, चौधरी शुजात हुसैन साहब की डायरेक्शन मानने के पाबंद नहीं थे। और अगर डिप्टी स्पीकर ने, जो मैं समझ रहा हूँ अदालत की तशरीह से, कि अगर डिप्टी स्पीकर ने ये कहना था कि ये पाबंद है पार्टी हेड की डायरेक्शन से, तो डिप्टी स्पीकर को फिर ये फैसला नहीं, वो दूसरे फैसले कोट करने चाहिए थे और उसके अंदर जो पार्टी हेड की अहमियत है उसको कोट करना चाहिए था। अब ये एक ऐसा नुक्ता है जो बगैर किसी वकील के डिप्टी स्पीकर साहब से मैं ये उम्मीद नहीं रखता कि वो एग्जैक्टली कि वो सही एग्जैक्ट 2015 PLD कोट करें और बताएं कि फलां फैसले के रूल से पार्टी हेड जो है वो मैं उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता। मैं भी नहीं करता बिकॉज वो एक कोई कानूनी जो मामलात है, मेरे नहीं ख्याल कि उनको इसका इतना इदराक होगा। वो असिस्टेंट जरूर ले सकते थे। ये मैं जरूर कहूंगा रिकॉर्ड के ऊपर कि उनकी जो डिक्लेरेशन, जो उस वक्त अनाउंसमेंट थी उस सारे अपने एक्ट की, उसमें वो शेकी नजर आ रहे थे। उसमें एक वो नजर आ रहा था कि वो एक प्रेशर भी महसूस कर रहे हैं, जो कि शायद इतने चार्ज एटमॉस्फेयर के अंदर होता है। इससे पिछले वाले में उनके बाल खींचे गए, जदोकोब किया गया, तो यकीनन वो होता है, वो एक नेचुरल है, वो एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। लेकिन अब जो मुझे लग रहा है कि अदालत दो चीजों को इसमें वाज़ेह कर देगी। एक ये उन्होंने कहा कि 63A में फिर पार्लियामेंट्री पार्टी का इख्तियार है, पार्टी हेड फारग हो जाएगा आज के फैसले के बाद। नंबर 2, वो ये कहेंगे कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के अंदर जो उन्होंने हमें कोट किया पैराग्राफ 3 को, और वो जो किया उसके अंदर तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि पार्टी हेड के पास इख्तियार है, वो भी टेक्निकली गलत उसको करार देंगे। दो ऐसे नुकात है जिसके ऊपर ये जो रूलिंग है डिप्टी स्पीकर की, इसको वो कलअदम करार देंगे और जिसके नतीजे में फिर परवेज इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे। ये दो नुकात है और मेरा ख्याल है इससे बढ़कर कोई बात इसलिए नहीं होगी। नहीं, इसमें फिर आपने वो जो नुक्ता पहले उठाया था कि लीगलाइज्ड डिफेक्शन का एक जवाब बन जाएगा,
क्योंकि अब पार्टी हेड तो बिल्कुल ही फारिग हो जाएगा। और दूसरा फिर इसके खिलाफ अपील आएगी, 63A की अपील का फैसला होगा, तो मामला बहुत गुंजलक नहीं हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील नहीं, रिव्यू होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट वो इनके फैसलों के खिलाफ तो रिव्यू होगा। अब उसमें गुजारिश ये है कि जहां आप एक रिव्यू के न होने की दुहाई दे रहे हैं कि जी उसको नहीं सुना जा रहा, तो आप खुद हिसाब लगा लीजिए वजी साहब कि इस फैसले के खिलाफ रिव्यू कब होगा, कब बेंच बनेगा और कब समाअत होगी, वो तो कहते हैं ना करने वाली बात हुई। तो लिहाजा और एक जो मेरे लिए थोड़ा सा एक कंसर्निंग बात है वो ये कि क्योंकि ये एक फैक्ट है कि जो 3 मोअज़्ज़िज़ वकला थे उन्होंने रिप्रेजेंट नहीं किया अपने क्लाइंट के इंस्ट्रक्शन के ऊपर, तो मेरे ख्याल में उन्होंने शायद थोड़ा सा नुकसान अपना एक और करवा लिया। वो इसलिए कि जब वो आज वो जो 25 मुनहरिफ अरकान की वो एक जो अपील है, वो जो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के सामने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ, अदालत में उसका जिक्र आज हुआ और अली जफर साहब जाहिर बात है उनके पास पूरी फील्ड थी, उन्होंने कहा जी कि नहीं वो तो क्लोज एंड पास ट्रांजैक्शन हो गई है, उसके बाद बहुत कुछ हो चुका है। एक और कानूनी चीज भी आपसे पूछ लूं, चौधरी शुजात साहब इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज देते हैं, वो तो पार्लिमानी पार्टी का इख्तियार था कि किसको वोट देना है, वो उन्होंने इस्तेमाल किया, परवेज इलाही वजीर आला बन गए जी। चौधरी शुजात साहब रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेज देते हैं और फिर वो वोट ना काउंट करने वाला और ये सारा मामला जो भी हो जाए कि जब डिफेक्शन होगी और डिसीट होगा तो फिर वोट काउंट नहीं होगा, ये तो बहरहाल होगा या ये नहीं होगा? देखिए चौधरी शुजात साहब ये एक पॉसिबिलिटी जरूर हो सकती है, एक मुमकिन बात है ना कि चौधरी शुजात साहब कहें भी मैं पार्टी हेड हूँ और उसी नजीर के ऊपर कि इमरान खान ने, क्योंकि वो टाइटल मौजूद है कि इमरान खान ने पार्टी हेड डिक्लेरेशन भेजी थी, मैं भी भेज रहा हूँ इनकी डिक्लेरेशन सुप्रीम फैसले मेरे मुताबिक इन्होंने मेरे हुक्म को डिफाई किया है, अगेंस्ट पार्टी लाइन वोट दी है। इनकी जो गो के आर्टिकल 63A की तशरीह के बाद अब ये हो गया कि अगर कोई रुकन मुनरिफ होगा नहीं भी भेजा जाएगा रेफरेंस तो वो होगा, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन अब इशू ये है कि यहाँ पर अगर चौधरी शुजात हुसैन साहब ये करते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा ये 2 निकल सकते हैं। एक ये कि उसी तर्ज के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक हेयरिंग करे और कहे जी हाँ ये पार्टी हेड की डिक्लेरेशन थी, और वहां पर भी क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा और माना कि तमाम जो 63A के प्री रेक्विजिट्स हैं उनका पूरा होना जरूरी नहीं, बस वोट डालना जरूरी है, वोट डालना जरूरी है और पार्टी हेड की क्लियर इंस्ट्रक्शन जरूरी है। ठीक है जी, वो जब पार्टी हेड के क्लियर इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ वोट डल गए तो वो कह सकते हैं हाँ जी यहाँ भी नाराफ हो गया, इनको भी डिसीट कर दे। तो टर्मोइल तो अगर वो जो शुजात साहब ये कोर्स अडॉप्ट करते हैं तो हम बैक टू स्क्वायर वन हो जाएंगे दोबारा। जी बैक टू स्क्वायर, अगर ये 10 वोट निकालेंगे तो फिर खुदा ना खास्ता मतलब पंजाब में एक बहरान शुरू हो जाएगा, फिर चौधरी परवेज इलाही साहब माइनॉरिटी में चले जाएंगे और दूसरी साइड मेजॉरिटी में आ जाएगी। माइनॉरिटी नहीं, वो तो इलेक्शन लड़ने जाएंगे और अगले 2 महीने के लिए फिर या मतलब वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट तो चल नहीं सकती ना, अगर अपोजिशन का आपका नंबर आपसे ज्यादा हो जाए तो वो जब नहीं चल सकेगी तो फिर वो इलेक्शन कमीशन वो फैसला देगा और उसके खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी, फिर वो एक नया, ये तो एक ऐसी प्रिजम्पटिव गुफ्तगू हम कर रहे हैं ना जो एग्जैक्टली हाँ, वो तो बात की बात है। चौधरी शुजात हुसैन साहब ये करने का सोचते हैं नहीं सोचते, ये तो उनका अपना इस्तेहकाक है या उनका अपना फैसला है। लेकिन मैंने आपको 2 नुकात मेन बताए हैं कि मुझे लगता है मेरी दानिश में कि ये टेक्निकल ग्राउंड्स हैं जिनको सामने रख के मौजूद अदालत फैसला करेगी। ठीक है मुनीब, हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे दोस्त इरशाद भट्टी साहब काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब, मैंने बहुत देर लगाई कानूनी नुक्ता समझने में, मेरी समझ कम है मुनीब से। मैं अब आपसे ये सवाल करना चाहूँगा भट्टी साहब, इरशाद फरमाइएगा, अगर ये केस का फैसला परवेज़ इलाही साहब के हक़ में आता है, परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बन जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि अगले 5 मिनट भी नहीं लगाएंगे और वो पंजाब असम्बली तोड़ देंगे और उधर इमरान खान साहब KP असम्बली भी तोड़ देंगे और फिर जनरल इलेक्शन के लिए दबाव बढ़ाएंगे, या भी कुछ अर्सा इंतज़ार करेंगे? कि वो असम्बली तोड़ देंगे, मुझे लगता है कि वो हुकूमत करेंगे, क्योंकि इमरान खान जब कौमी असम्बली से निकले थे तो मैंने इस वजह से कहा था कि ये अच्छा फ़ैसला है कि वो इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, और मेरा ख्याल था कि उसके बाद वो KP असम्बली तोड़ देंगे, पंजाब असम्बली से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, तो हो सकता है दबाव बढ़ेगा और हम इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ।
इमरान खान साहब ने केपी हुकूमत भी रखी और अब पंजाब हुकूमत भी वो ज़रूर रखेंगे। और फिर इमरान खान साहब को पता है अगर पंजाब हुकूमत उनको मिल जाती है तो इसका मतलब है कि वफाकी हुकूमत 24 किलोमीटर की हुकूमत हो जाएगी और 18वीं तरमीम की बरकत से। सर वो छोड़ें, फिर किस मुंह से आम इंतखाबात कराओ का वादा मुतालबा करेंगे अगर पंजाब हुकूमत केपी हुकूमत नहीं छोड़ते? हाँ, इमरान खान साहब ने आखिरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं कहा कि क्या, उन्होंने कहा कि शफाफ इलेक्शन चाहिए। जब ये परवेज़ इलाही साहब इस पोजीशन में आ गए, वो इलेक्शन जीत गए 20 सीटों में से 15 सीटों पर, तो उस वक्त वो शफाफ इलेक्शन पे आए कि हमारी ख्वाहिश है कि शफाफ इलेक्शन हो। अगर पीटीआई चाहती है कि इलेक्शन हो तो उनके लिए आज अगर उनके हक़ में फ़ैसला आता है तो वो दोनों असम्बलियाँ तोड़ दें तो हम इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। लेकिन बात यह है कि वो नहीं चाहेंगे, क्योंकि मैंने कहा पंजाब हुकूमत मीन आधे पाकिस्तान पर हुकूमत, पंजाब हुकूमत मीन के हाउस ऑफ शरीफ या मुस्लिम लीग नून के गढ़ और घर में हुकूमत, पंजाब हुकूमत मीन के शहबाज शरीफ साहब को बुरे फैसले शहबाज शरीफ साहब को करने पड़ेंगे, वफाकी हुकूमत को बिजली, गैस, पेट्रोल, डीज़ल, IMF, फैटिफ, और पंजाब हुकूमत में वो बैठ के तो वो अब परवेज़ इलाही साहब को वो कुछ महीने या जितने भी अरसा मिलेगा तो उसमें वो यकीनन डिलीवर करने की, कुछ करने की होगी तो मार्जिन होगा। दूसरी बात ये है जो सबसे अहम बात है, मेरी दुआ है कि ये फ़ैसला आए तो खुदा के लिए अल्लाह करे कि ये कोई हम इस्तेकाम की तरफ जाएं, बहरान फिर ना पैदा हो। ये ना हो कि इस फैसले के बाद एक और बहरान पैदा हो जाए और उस बहरान को ख़त्म करते हुए एक और बहरान पैदा हो जाए। आपको पता है कि इमरान खान साहब के 3.5 सालों में 3 साल 7 माह 25 दिनों में 58 रुपये 58 रुपीज़ डॉलर जो है वो मजबूत हुआ, यानी इस्तेहकाम था, इस्तेहकाम ऊपर गया। उन 3.25 सालों में इस्तेहकाम था, एक सफ़ा था। तो अब जो है अब ये 100 दिनों में या 100 चंद दिनों में यानी 3.5 महीनों में 51 रुपये 58 रुपये डॉलर ज़्यादा ऊपर गया है। तो वो 3.5 सालों में 58, ये 3.5 सालों में 51। सर वो 24 किलोमीटर वाली हुकूमत की बात कर रहे हैं आप ना? आपने कहा था 24 किलोमीटर में हुकूमत रह जाएगी। हाँ, तो दूसरी उसी में ही है हुकूमत, बाकी सब कुछ तो अनसर्टेन है। हाँ नहीं, सिंध में तो कोई नहीं है ना सिंध में तो बाकी सब कुछ मजबूत है, केपी में मजबूत है। ठीक, तो दूसरी बात ये है कि हम एक वो अजीबो गरीब है डिफ़ॉल्ट हमारी LC खोलने की एक सरकारी महकमे ने कोशिश की, उसके लिए कितने पापड़ बेलना पड़े। यानी आपको पता है कि अगले यानी इस रवां माली साल में 35 अरब डॉलर हमने वापस करना है कर्ज़ और कर्ज़ की सूद में। तो कहाँ से आएंगे वो पैसे? 24 करोड़ का मुल्क है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, हालात बड़े मुश्किल हैं, बिजली, गैस, डीजल, पेट्रोल, खाने पीने की चीज़ें। ठीक है, और हम इस्तेहकाम आना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात 200% दुरुस्त है, इस्तेहकाम आना चाहिए। हैदर वहीद साहब हैं, कानूनी माहिर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हैदर साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपकी राय क्या है? समाअत महफूज हो गई है, हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि फ़ैसला क्या होने जा रहा है, हम आपसे ये पूछेंगे कि जो कुछ हुआ है आप इससे मुतमईन हैं? देखिए, मुतमईन मेरे होने की इतनी बात नहीं है। बात यह है कि इंसाफ को ना सिर्फ होना चाहिए, होते हुए नजर आना चाहिए। 2 पेचीदगियां थी इस केस में जिसकी वजह से फुल कोर्ट को कंसिडर जरूर करना चाहिए था। एक तो कानूनी पेचीदगी ये थी कि अभी तक की जो तशरीह है तो वो पुराने कुछ फैसलों से ऐसे लगता था कि हालांकि आर्टिकल 63A में अल्फाज तो पार्लियामेंट्री पार्टी के डायरेक्शंस के लिखे हैं, लेकिन उनको इंटरचेंजेबली पॉलिटिकल पार्टी हेड की डायरेक्शंस के साथ भी इंदिया था कि शायद लिया गया है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी हेड जो है उसी को वोट पड़ता है और शायद फिर पार्लियामेंट्री पार्टी उसके फैसले और डायरेक्शंस के मातहत है। तो अगर मातहत है तो फिर चौधरी शुजात का खत जो है अगर उसके मातहत है पार्लियामेंट्री पार्टी तो फिर तो उनके खत को पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन के मुतरादिफ ही पढ़ना चाहिए और उसके फिर एनराफ में जाहिर है वोट काउंट नहीं होने चाहिए और डीसीटिंग होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ पार्लियामेंट्री पार्टी का अगर अल्फाज इस्तेमाल किया गया है और अलहदा इस्तेमाल किया गया है तो फिर उसके मायने भी अलहदा ढूंढने चाहिए। और उस सूरत में जो ऑटोनॉमी एक पार्लियामेंटेरियन की होनी चाहिए पार्लियामेंट्री हेड से भी,
क्योंकि वो ना पार्लियामान में है और ना इलेक्टेड है इस सेंस में, तो क्या फिर पार्लियामेंट्री पार्टी जो है उसकी इतनी ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि वो पार्लियामान में जो मामलात हैं उन पे वो एक फैसला कर सके? तो ये दो जो है कंपीटिंग कॉन्सेप्ट्स थे जिस नुक्ते पे ये केस चला है, और अदालत ने बिल्कुल महदूद करके इसको इस नुक्ते पे ले आए जो कि कानूनी पेचीदगी थी। लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि इसमें सिर्फ कानूनी पेचीदगी नहीं थी, इसमें जो है वो एक और भी बड़ा मसला था कि जिस तरह से परसीव किया जा रहा है इस वक्त इस समात को, और जो इसके रैमिफिकेशंस हैं और जो बॉयकॉट की बातें वो लीडरान कर रहे हैं जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, तो फिर क्या इंसाफ होता हुआ नजर आने की ही खातिर, बेशक चाहे उन्हें कानूनी पेचीदगियां ना भी नजर आई हों इस केस में कि फुल कोर्ट बने और पूरे कोर्ट की दानिश से मुस्तफीज हों वो, तो फिर भी उन्हें देखना चाहिए था कि इंसाफ के होने का नजर आना पूरे कौम के लिए शायद जरूरी भी था, और शायद सिर्फ फुल कोर्ट से ही ज्यादा गारंटी हो सकता था। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये फैसला किया कि कानूनी पेचीदगी भी इस हद तक नहीं है, और ये उनकी अपनी जजमेंट की मिस इंटरप्रिटेशन या इंटरप्रिटेशन का मामला है, और आईनी इंटरप्रिटेशन भी इसमें जो है वो मौजूद नहीं है। और क्योंकि जो है वो फुल कोर्ट सितंबर तक नहीं बन सकता, बिकॉज सारे जज जो हैं वो नहीं अवेलेबल होंगे उस वक्त तक, और वो प्रैक्टिकल नहीं है कि इस तरह के मामलात को इतना जो है वो डिले करना, तो उन्होंने ये फैसला कर दिया। अब ये फैसला करना तो उनका जुमरा था, और सवाबदीद भी सिर्फ चीफ जस्टिस साहब की है बेशक, लेकिन इसके जो सियासी पहलू हैं कि अब ये वाला नुक्ता जो है ये क्या मुझे क्यों निकाला तक चला जाएगा, इलेक्शंस का स्लोगन बन जाएगा, इसकी क्या लाइफ होगी पॉलिटिकली, ये भी बात अभी वाजे नहीं है, लेकिन लगता यही है कि ये अब सियासी जुमरे में बात जा रही है। ठीक है, हैदर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 232 रुपए 93 पैसे का हो गया। आज डॉलर की कीमत में मजीद 3 रुपए 5 पैसे का इजाफा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 236 रुपए का है। ओपन मार्केट में आज डॉलर 3 रुपए महंगा हुआ है। अहम खबर थी जो अपने नाज़रीन को हमने आगाह किया। एक जानिब सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है, दूसरी जानिब अनसर्टनिटी है कि फ़ज़ा में बिखरी हुई है, हर तरफ फैली हुई है। किसी को नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, क्या इस्तेहकाम आएगा, क्या इलेक्शन से इस्तेहकाम आएगा, ये तमाम सियासी पार्टीज़ को बैठकर किसी मुत्तफ़िक़ा अलअमल पर इत्तेफाक करना पड़ेगा। ये सब सवाल इस वक्त बहुत अहम हो गए हैं। हैदर भाई साहब, आपकी जानिब आते हैं एक बार फिर। ये बताइएगा, ये जो रावलपिंडी बार एसोसिएशन का 2015 का फुल कोर्ट का फ़ैसला है, इसके बारे में आज उसकी गूंज बहुत सुनाई गई, जिसमें 8 जजेस ने पार्टी हेड को पावर्स दी थी, उसका जिक्र आया, और उसमें एक दस्तखत कुनंदा उसके जस्टिस उमर अता बंदियाल भी हैं, जो कि अब चीफ जस्टिस हैं, उस वक्त जज थे। देखें, उसमें जो है ना, कोर्ट का ये कहना था कि वो 17 मेंबर बेंच थी, और 8 जजों का जो फैसला था वो एक प्लूरैलिटी का ओपिनियन था, मेजॉरिटी का ओपिनियन क्योंकि नहीं था, तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग जो है वो बाइंडिंग नहीं है इस बेंच पे। वैसे तो बंदियाल साहब वहाँ पे बिल्कुल सिग्नेटरी थे उस 8 मेंबर बेंच के फैसले के, जो कि प्लूरैलिटी का फैसला था बेशक, तो इसलिए बंदियाल साहब जो है वो उस इंटरप्रिटेशन के हवाले से वन वुड थिंक कि यहाँ पे उनको उसको कंसिडर करना चाहिए। लेकिन बहरहाल उनका बेंच का यही फैसला है जो अभी तक रिपोर्ट हुआ है टेलीविजन पे, कि उन्होंने उसके हवाले से कहा है कि देखें वो हम पे बाइंडिंग नहीं है। तो इस तरह उन्होंने कहा है कि ये 8 मेंबर बेंच जरूर थी, लेकिन वो मेजॉरिटी ओपिनियन नहीं है, प्लूरैलिटी ओपिनियन है, क्योंकि 17 में से 8 जो है वो मेजॉरिटी ओपिनियन नहीं होता। अच्छा, तो उन्होंने इस तरह से उसको हैंडल किया। वैसे मैं आपको आज के बाद जो गुफ्तगू होगी वो इस बात पर होगी कि अगर फैसला परवेज़ इलाही साहब के हक़ में आता है तो यकीनन पीटीआई इसको कैश करवाएगी, और उनको करवाना भी चाहिए। पंजाब जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, आधी आबादी पाकिस्तान की उसमें रहती है, वो उनके हिस्से में आएगा, और एक बड़ी अखलाकी और कामयाबी होगी उनके लिए। न सिर्फ अखलाकी कामयाबी होगी बल्कि एक मार्जिन से बरतरी होगी उनकी, दबाव में ले आएंगे हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को। दूसरी जानिब से ये बयानिया शायद सामने लाया जाए कि फुल कोर्ट बन जाता तो ये नौबत ना आती, तो ये कितना खतरनाक होगा बयानिया? बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये अब सियासत के जुमरे में बात जाने वाली है, और ये ना भूलें
कि अगर पंजाब की हुकूमत मिल जाती है PTI और परवेज इलाही साहब को, तो इंतज़ामिया भी ज़ाहिर है पंजाब की उनके पास होगी, अगर पिंडी तक कोई धरना ले जाना है या पुलिस जो है वो उनके पास होगी। और दूसरी तरफ ये ना भूलें कि दो लोगों का 2 सीटों का फ़र्क है नेशनल असेंबली में। अगर किसी भी तरह से वो ये कर पाए कि उन्होंने पंजाब रखा और पख्तूनख्वा भी रखा और किसी तरह से नो कॉन्फिडेंस ले आए वो, या कॉन्फिडेंस का लेने का कह दिया सदर साहब ने वजीर आजम को, और वहाँ पे कोई तब्दीली आती है, तो आप सोचिए, मैं नहीं कह रहा कि ये ऐन मुमकिन है या इसका कभी इम्कान है, लेकिन इम्कान तो है कि अगर उन्हें यहाँ हुकूमत मिलती है, वो अपने इंतजामिया के अंडर अगर नेशनल असेंबली के इलेक्शन करवाएं, तो इससे ज्यादा उनके लिए क्या बात हो सकती है। तो वो उस तरफ भी जो है वो कोशिशें अपनी लगाना शायद शुरू कर दें। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट बात है पंजाब हुकूमत का लूज करना, क्योंकि वो अब इस्लामाबाद में बैठ के क्या शहबाज शरीफ साहब फैसला अभी आया नहीं है, हम हाइपोथेसिस पर बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ठीक है, फैसला खिलाफ आता है इनके, ठीक है। तो आगे जाके बहुत सारे सियासी रिपरकशंस भी हैं और जाहिर है फैसले को फिर सियासत के जुमरे में इस्तेमाल भी किया जाएगा। नहीं, तो इसके बहुत सारे पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक रिपरकशंस भी हैं, क्योंकि ये जो अनसर्टेनिटी है, जो खबर अभी हमने पढ़ी डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर करने की, जिसका सिलसिला जारी है, ये कियोस की जो सिचुएशन है, ये फर्दर होगी और चीज़ें ख़राब होंगी। हैदर वही साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आएंगे और इस मौजू पर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदीद। वज़ीर आला हमजा शहबाज का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या परवेज इलाही वज़ीर आला बन जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ परवेज इलाही की दरखास्त पर फैसला 5:45 बजे सुना रही है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 63A की तशरीह का मामला तय हो चुका, अब मजीद तशरीह की जरूरत नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, आर्टिकल 63A में पार्लिमानी पार्टी वाज़ेह लिखा है, सबको मालूम है पार्लिमानी पार्टी से मुराद क्या है। फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद करने पर डिप्टी स्पीकर वज़ीर आला हमजा शहबाज और पीपल्स पार्टी के वकला ने अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट किया। आज की समाअत का अहवाल जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, सारे दिन की कवरेज उनसे लेंगे। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, आज जो समाअत हुई उसके बारे में हमें बताइएगा। जी हाँ, जैसे आपको याद है कि गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी थी। उसके बाद आज जब समाअत शुरू हुई है तो डिप्टी स्पीकर के वकील इरफान कादिर और हमजा शहबाज के वकला जो है वो अदालत में आए और इरफान कादिर जो हैं उन्होंने अदालत से कहा कि हम अपना जो फुल कोर्ट मुस्तरद करने का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उस पर नज़रसानी दाखिल करने का कानूनी हक़ रखते हुए इस अदालती कार्रवाई का बाइकआउट करते हैं। जबकि वहाँ पर मौजूद थे फ़ारूक इशनाइक भी, और उन्होंने भी यही कहा कि पार्टी की पॉलिसी ये है कि अदालती कार्रवाई के अंदर हिस्सा ना लिया जाए। वो तो यहाँ पर मावनत ही के लिए अदालत के सामने आए थे। जिसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यकतरफा तौर पर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई शुरू की और इस कार्रवाई के दौरान हमने ये भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो परवेज़ इलाही के वकील हैं अली ज़फ़र, उन्हीं से जो है वो जवाब गुजारों की यानी डिप्टी स्पीकर के और हमजा शहबाज के वकला की जो तहरीरी प्लीडिंग्स थी वो उनसे पढ़वाई और सवालात किए। और इस तरह से अली ज़फ़र के ऊपर एक दो गुना बोझ था कि उन्होंने अपने जो मुवक्किल है उसके हक़ के अंदर भी दलाइल दिए और फिर जो मुखालिफ फरीक है उसकी प्लीडिंग्स भी जो हैं वो अदालत के सामने पढ़ी और उसके हवाले से जो अदालत के सवालात थे उनके जवाबात भी दिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है अदालत की जानिब से 3 सवालात जो हैं वो अली ज़फ़र के सामने रखे गए और बिलखसूस उन 3 जजमेंट्स के हवाले से जो कि जवाब गुजारों यानी मुखालिफ जिन्होंने अदालती बाइकआउट किया है उनकी तरफ से उठाए गए थे। उसमें फुल कोर्ट की जो 2015 की 21वीं आईनी तरमीम के ऊपर 8 जज साहिबान का फैसला था, जिसके अंदर ये कहा गया था कि पार्टी हेड ही पार्टी को कंट्रोल करता है और पार्लिमानी पार्टी जो है उसको डायरेक्शंस जो है वो देता है, जिसके ऊपर मुखालिफ फरीक रिलाय कर रहा था। इस हवाले से अली ज़फ़र एडवोकेट से अदालत ने सवाल किए कि क्या ये जजमेंट जो है वो हम पर बाइंडिंग है,
तो उस पर अली ज़फ़र एडवोकेट ने जो अदालत के सामने मुख्तलिफ प्रपोजिशन रखी, मुख्तलिफ जो उसमें नोट्स थे वो पढ़े, और उन्होंने 3 चीज़ों के ऊपर अदालत से कहा। नंबर 1, पहली बात तो ये कि अदालत की रेशियो जो है वो बाइंडिंग है, यानी कि अदालत का ऑर्डर क्या होता है वो बाइंडिंग होता है। जबकि दूसरी बात ये थी, उनका ये कहना था कि 63A के जो 8 रुकनी बेंच की जजमेंट है उसके अंदर ये जो पार्टी हेड को कंट्रोल करने की डायरेक्शन है, ये आइन के आर्टिकल 63A में जो पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन है उससे बरखिलाफ है। तो इस तरह से एक ऐसी चीज़ जो कि आइन के अंदर कुछ है और लार्जर बेंच के फैसले के अंदर कुछ हो, उसको देखना अदालत उसकी पाबंद नहीं है। और तीसरी बात ये उन्होंने की थी कि ये पासिंग रिमार्क्स थे, ये कोई 63A की तशरीह नहीं थी। आइनी तरामीम चैलेंज हुई थी और आइनी तरामीम बुनियादी ढांचे की बुनियाद पर उसकी वायरिस जो है उसको डिटरमिन किया गया था। तो इस तरह से इसमें आइन के आर्टिकल 63A की नहीं हुई है इंटरप्रिटेशन। तो उसके बाद जो है वो अदालत ने उनकी ये गुजारिशात जो थी, मारूजात नोट की। फिर उसके बाद मामला आया पार्टी हेड ही के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक और जजमेंट है जो कि नवाज शरीफ के केस के अंदर दी गई थी। आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तनाज़ जजमेंट की बुनियाद पर आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल किया गया था, तो उसके बाद जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस उमर अता बंदयाल की 2018 की ये जजमेंट है। इस जजमेंट के अंदर भी पार्टी हेड के किरदार के हवाले से बहुत तवील बहस की गई थी कि पार्टी हेड का ओहदा इस कदर अहम है कि अगर वो आइन के आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा ना उतरता हो, क्योंकि उसके अंदर बहस थी कि पार्लियामेंट्री पार्टी को डायरेक्शंस भी देता है और पार्लियामेंट्री पार्टी को कंट्रोल भी करता है, तो एक ऐसा शख्स जो अहलियत ना रखता हो असम्बली का रुकन बनने की, वो किस तरह से पार्लियामेंट्री पार्टी को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए पार्टी हेड का ओहदा इंतहाई ज़रूरी है। उस पर उन्होंने कहा था कि ये भी जो है बातचीत इस बात पे बिल्कुल ठीक है और अदालत की तरफ से भी मुख्तलिफ सवालात आए कि पार्टी हेड का ओहदा बहुत ज़रूरी है। इस बात पे ये बहुत सारी बहस की गई है। इस पे भी इसके बाद फिर जो है वो अली ज़फ़र ने जब अपने दलाइल मुकम्मल किया, उनका ये कहना था कि आइन की तशरीह 63A की अदालत ने कर दी है, जिसके अंदर पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन होना ज़रूरी है और उसके बरक्स अगर कोई रुकन पार्लियामेंट जो है वो वोट देगा तो फिर उसके खिलाफ डेक्लरेशन की कार्रवाई जो है वो पार्टी हेड का इख्तियार है। इसी तरह से अदालत के अंदर अदालत ने उनसे ये भी सवालात पूछे कि उनका ये मौक़िफ़ है मुखालफिन का कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो 25 मुनहरिफ अराकीन का है, उस हवाले से क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला पाबंद है कि इलेक्शन कमीशन उसकी अगर है तो किस कानून के तहत। तो अली ज़फ़र का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। इसी तरह से अदालत ने PTI के वकला से ये सवाल पूछा कि जो 25 मुनहरिफ अराकीन हैं, क्या उनके अंदर उनमें से कितने लोगों ने इलेक्शन के अंदर हिस्सा लिया। तो अदालत को बताया गया, वहाँ पर फवाद चौधरी मौजूद थे, फैसल चौधरी भी और अली ज़फ़र एडवोकेट भी। उनका ये मौक़िफ़ था, उनका कहना था कि जो 25 अराकीन 20 नशिस्तें खाली हुई थीं, उसमें से 18 नशिस्तों पर इन लोगों ने मुस्लिम लीग नून के वोट के ऊपर टिकट पर इलेक्शन लड़ा और उसमें से वो 17 लोग जो हैं वो इलेक्शन हार गए थे। तो इस पर अदालत ने कहा कि जब ये सवाल हुआ कि भाई उनका ये मौक़िफ़ है कि अगर इलेक्शन कमीशन की अपीलों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट देती है कि पार्टी हेड की डायरेक्शन पर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती उसकी खिलाफ वर्जी पर, तो फिर उनका कहना ये है कि वो 25 अरकान का वोट जो है वो हमजा शहबाज के लिए शुमार होगा 16 अप्रैल पे। तो उस पर अदालत ने कहा कि क्योंकि ये पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी जो है वो गुजर चुका है, अब ये एक पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन होगी और क्लॉक वहाँ तक उस तरह वापस नहीं जा सकता है। ये दलाइल मुकम्मल हुए। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील इम्तियाज़ सिद्दीकी ने भी अदालत से जो है अपने मुख्तलिफ जो है मारूजात पेश की और उन मारूजात के अंदर उनका ये कहना था कि पार्टी हेड, हम ये तस्लीम कर लेते हैं कि पार्टी हेड की डायरेक्शन इंतहाई अहम है, लेकिन उसका बर वक्त होना भी लाजिम है कि वो इलेक्शन से पहले आए। और यहाँ पर उनका ये कहना था
कि जब वोटिंग हो चुकी तो फिर उसके बाद डिप्टी स्पीकर ने कहा कि मैंने अभी ये ख़त मौसूल किया है, और उन्होंने चौधरी शुजात का ख़त जो है वो पढ़कर अदालत में सुनाया। एक वक्फे का जब इससे पहले जो आखिरी सेशन हुआ था, उससे पहले जब अली ज़फ़र ने अपने दलाइल मुकम्मल किए, तो उस मौके के ऊपर फ़ारूक एच नाइक और जस्टिस इजाज़ुल एहसन के माबैन भी एक मुकालमा हुआ था। जब पार्टी हेड के हवाले से आर्गूमेंट्स हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर बेटर सेंस प्रिवेल करे तो हम यहाँ पर आपको सुनने के लिए तैयार हैं। जिस पर फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि जी बिल्कुल ठीक है, मैं तो यहाँ मावनत के लिए आया था, लेकिन पार्टी का फैसला है कि हम इस अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। आज की समाअत के दौरान एक मरतबा ऐसा मौका भी आया जब चौधरी शुजात के वकील सलाहुद्दीन जो हैं वो भी करके जा रहे थे अदालती कार्रवाई का बाइकॉट, तो अदालत ने उनको रोका और उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 8 रुकनी बेंच के हवाले से जो उनकी राय है, अगर वो अदालत इस पर कन्विंस करते हैं कि वो उसके बुनियाद पर उनको उठ जाना चाहिए तो वो उठने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें कन्विंस करना जो है वो बहुत ज़रूरी होगा। तहम ये सारी कार्रवाई हुई और फिर उसके बाद जो आखिरी सेशन था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, नहीं कयूम ये बताइएगा, जब चीफ जस्टिस उमर ख़ान बंदियाल ने ये पेशकश की कि 2015 का फुल कोर्ट का जो फैसला है उस पर चूंकि 8 रुकनी बेंच में शामिल थे, जो 8 रुकनी बेंच जिसने इख्तिलाफ किया था उसमें जस्टिस उमर ख़ान बंदियाल के दस्तखत भी थे, उन्होंने कहा अगर आप हमें कन्विंस करते हैं तो हम रिक्यूज़ कर लेंगे। इस पर बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कोई जवाब दिया या कोई मुकालमा हुआ या दलाइल पेश किए? नहीं, ये इसी पर जो है वो हुआ था, और उसमें फिर मैंने आपको बताया ना कि उस हवाले से जो अली ज़फ़र के आर्गूमेंट्स थे, और फिर उन्होंने कहा कि जस्टिस उमर ख़ान बंदियाल ने ख़ुद भी ये कहा कि जो आइन की तशरीह है इस हवाले से ये एक ये नुक्ता 63A का जो सदाती रेफरेंस था उसमें हमारे सामने नहीं आया, किसी ने उस हवाले से मावनत नहीं की थी, और इवन यहाँ तक उन्होंने तस्लीम किया कि जो सुप्रीम कोर्ट का रिसर्च और हेड था उसमें भी ये जजमेंट जो है वो इग्नोर हुई थी। तो इस पर जो है वो अली ज़फ़र जो एडवोकेट हैं उन्होंने और चीफ जस्टिस ने ये कहा कि उन्होंने सिर्फ इस हद तक इत्तफाक किया था, और उसमें उनके फैसले में लिखा है कि 21वीं आइनी तरमीम बुनियादी ढांचे से के मुताबिक है, तो उस हवाले से उनका कंसेंट था। और जो उनका नोट है वो इंटरनेशनल जो मुख्तलिफ नज़ायर हैं उस हवाले से उनका नोट था, गो कि उनके दस्तखत उसके ऊपर हैं। इसी मौके के ऊपर 18वीं तरमीम के हवाले से भी जब बात हुई तो वहाँ पर मौजूद एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो हैं उन्होंने उठकर एक निशानदेही की। उन्होंने कहा कि फाजिल चीफ जस्टिस ने 18वीं आइनी तरमीम के ऊपर जो लिटिगेशन हुई थी और जो फैसला आया था उस पर भी इनके दस्तखत हैं। तो उस पर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी बिल्कुल हम आपसे कंकर करते, उनसे कंकर किया, आप उनसे इत्तफाक किया इस बात के ऊपर। तो ये मामला यहाँ तक हुआ। फिर उसके बाद जो आखिरी सेशन था, आखिरी सेशन के अंदर एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो हैं वो खड़े हुए, और उन्होंने इस दौरान में जब अली ज़फ़र दोनों तरफ से दलाइल दे रहे थे, अदालत ने उनसे सवालात किए, बड़ी तफसील से उनको बहुत इत्मीनान से सुना। एडिशनल अटॉर्नी जनरल जब आमिर रहमान खड़े हुए तो उन्होंने पहले तो फाजिल अदालत के सामने एक कानूनी उज़्र पेश किया। उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट है जिसके अंदर ऑर्डर 27 के तहत अटॉर्नी जनरल को जो नोटिस होता है उसमें अटॉर्नी जनरल का ज़ाती तौर पर पेश होना लाजमी है। तो उन्होंने कहा कि ये इसके हवाले से क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी इजाज़त चाहता हूं कि मैं पेश हो सकूं। तो फिर उसके बाद उनको तकरीबन 5 मिनट तक अदालत ने सुना, और इस दौरान में उन पर तवातुर से जो है वो सवालात हुए। मुश्किल ही उन्होंने अपने जो दलाइल या अपनी मारूज़ात पेश करनी थी वो हुई। दाएं और बाएं जस्टिस इजाज और जस्टिस ठीक है 15 मिनट का वक्त रह गया है अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, 15 मिनट का वक्त रह गया है जब ये फैसला सुनाया जाना है। दोबारा आपके पास आएंगे, जो फैसला सुनाया जाएगा वो फैसला आपसे जानेंगे। बैरिस्टर अली ज़फ़र जो कि परवेज़ इलाही के वकील हैं, आज अदालत में जो दलाइल दे रहे थे, कुछ अर्सा पहले उनके ख्यालात मुख्तलिफ थे, वो ख्यालात हमने आपको सुनवाए। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन दोनों हज़रात से
से हम राय लेंगे। सूरत हाल लम्हा बलम्हा बदल रही है। 5:30 हो चुके हैं। 15 मिनट बाद फैसला सुनाया जाएगा। क्या डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कानूनी थी? क्या उसके तहत हमजा शहबाज वजीर आला मुंतखब हो गए, या हमजा शहबाज अपने ओहदे से हट जाएंगे और परवेज इलाही पंजाब के वजीर आला बन जाएंगे? फैसला कुछ देर में होने जा रहा है। सबसे पहले हामिद मीर साहब आपकी जानिब आएंगे। आप हमें यह बताइएगा कि जो सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है, यूं लगता है कि हम एक बहरान के दहाने पर खड़े हैं या एक पहाड़ के किनारे पर खड़े हैं जहां हमारे पास कोई रास्ता नहीं है और बहरान तवील से तवील तर होता जा रहा है। वजी साहब, मेरी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है। उसकी वजह यह है कि देखें, अगर तो परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो मेरा ख्याल है ऐसी सूरत में भी बातचीत के रास्ते बंद नहीं होंगे। और अगर हमजा शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर बनते हैं, जिसके के चांसेस मुझे बड़े कम नज़र आ रहे हैं, तो उस सूरत में भी उनकी पार्टी और उनके जो इत्तेहादी हैं वो भी बातचीत के ज़रिए रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम सब ने इसी मुल्क में रहना है। मैं ये थोड़ी सी जो ऑप्टिमिज़म है ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि आज सुबह से लेके और अभी थोड़ी देर पहले तक मेरी आज बहुत से लोगों से मुलाकातें हुई हैं। तो सुबह एक सेमिनार था इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार में, तो वहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं असद उमर साहब, उन्होंने वहाँ पे जो तकरीर की और तकरीर से पहले जो वो गुफ्तगू कर रहे थे हमारे साथ, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसके अंदर एक रियलाइजेशन है कि हम सियासतदान जो हैं हमने आपस के इख्तलाफात को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील कर दिया और पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसके असरात पूरी सोसाइटी पे और पाकिस्तान के हर अदारे पे नज़र आ रहे हैं और हमें इस सूरत हाल से निकलना चाहिए। तो इसी तरह उसके बाद कुछ वज़रा साहिबान से मुलाकात हुई जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से था। वो भी यही बात कर रहे थे कि ये जो हमारी तरफ से कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का बायकॉट किया गया, ये हमारा लास्ट ऑप्शन था, लेकिन ये फ़ैसला भी जो है हमने दिल पे पत्थर रख के किया और हमें पता है कि इससे पोलराइजेशन मज़ीद बढ़ेगी। और फिर आज काफ़ी लंबी मीटिंग हुई सदर आरिफ अलवी साहब से और उनके साथ जो गुफ्तगू हुई, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है पाकिस्तानी रियासत के और सुप्रीम कमांडर भी हैं अफवाज पाकिस्तान के, तो उससे भी मुझे यही अंदाज़ा हुआ कि वो बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में ये जो केस है इसकी प्रोसीडिंग्स को, और उनको पूरी तरह सूरत हाल की नज़ाकत का एहसास था। वो बार बार ये कह रहे थे हमें कि हम एक बंद गली में दाखिल हो रहे हैं और हमें बंद गली से पहले कोई रास्ता जो है वो तलाश करना चाहिए। और उन्होंने बार बार यही मुझे कहा कि और भी जो वहाँ पे साफ़ी थे कि ये तासुर गलत है कि मेरी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ बिल्कुल कोई बातचीत नहीं है या बड़े इख्तलाफात हैं। तो अगर आज ये जो भी कोर्ट का फ़ैसला आता है उसके बाद जो भी सूरत हाल बनती है, हम कोर्ट के फ़ैसले को तो प्रोडिक्ट नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब बेंच का हिस्सा हैं, वो कोई भी फ़ैसला करेंगे, लेकिन अज्यूम कर लें मफरूज़े के तौर पर कि अगर इस फैसले के नतीजे में चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो अगर दोबारा पंजाब के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो यकीनन फिर कुछ लोग ये कहेंगे कि देखा अब तो जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो तो सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद हो जाएगी। तो ये बात कहने में तो आपको सही नज़र आती है, लेकिन ये पहली दफ़ा तो नहीं होगा ना। आपको याद है कि 1988 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो वज़ीर आज़म बनी थी तो पंजाब में उनकी हुकूमत नहीं थी, पंजाब में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। और उस वक्त सूरत हाल ये थी कि नवाज शरीफ साहब एक बहुत बड़े सियासी इत्तेहाद के सरबराह थे, IGI इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद उसका नाम था। तो आज सूरत हाल ज़रा डिफरेंट है। अब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दुनिया में नहीं है और अब जो सियासी इत्तेहाद है उसका नाम PDM है, उसके साथ इत्तेहाद है पीपल्स पार्टी का, ANP का, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं। तो अगर इमरान खान साहब की पार्टी जो है वो पंजाब में दोबारा बरसरे इक़्तिदार आ जाती है और मरकज़ में शहबाज शरीफ साहब ही रहते हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि इससे बजाय कि हम ये कहें कि एक बहुत बड़ा बहरान खड़ा हो जाएगा, क्या होगा और पाकिस्तान किधर जाएगा, ये पहले भी हो चुका है कि मरकज़ में किसी और पार्टी की हुकूमत होती है, सूबे में किसी और पार्टी की हुकूमत होती है। तो ये पाकिस्तान की जमहूरियत का एक टेस्ट केस होगा और मेरा ख्याल है ना शहबाज शरीफ साहब को घबराना चाहिए और ना ही परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। आप एक दूसरे के साथ इख्तलाफ ज़रूर करें,
लेकिन कोई ना कोई रास्ता निकालें, और रास्ता निकल सकता है। और मुझे ये लगता है कि परवेज़ लाई साहब जो हैं वो अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब के बन गए तो वो कोशिश करेंगे कि उनकी हुकूमत चले और उनकी हुकूमत जो है वो स्मूथली पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे को आगे बढ़ाए। देखें, उन्होंने जो नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब का मुश्तरका चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बनने से इनकार किया था, वो इसीलिए किया था ना कि वो चाह रहे थे कि शायद मैं इनका कैंडिडेट बन के लंबे अरसे के लिए चीफ मिनिस्टर नहीं बनूंगा। और इमरान खान की तरफ वो इसलिए आए कि इमरान खान की ऑफर ये थी कि आप अगले इलेक्शन तक हमारे चीफ मिनिस्टर रहेंगे। तो यकीनन अब इमरान खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल नए इंतखाबात हैं, इसमें कोई शक नहीं। और चीफ मिनिस्टर के तौर पर परवेज़ लाई को अगर वो कहेंगे कि आप असम्बली डिज़ोल्व कर दें, तो परवेज़ लाई साहब हमें कह चुके हैं कि मैं तो 2 सेकंड नहीं लगाऊंगा और असम्बली तोड़ दूंगा। लेकिन ये कोई इतना आसान काम नहीं होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि फिर आप खैबर पख्तूनख्वा में भी अपनी असम्बली तोड़ें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अदालत का जो फैसला है हमें उससे उम्मीद ये रखनी चाहिए कि उससे कोई बहरान मज़ीद शदीद नहीं होगा, बल्कि बहरान का सलूशन भी निकलेगा। और अदालत को इस चीज़ को सामने रखना चाहिए कि पाकिस्तान की आला अदलिया का जो फैसला है उससे पाकिस्तान में सियासी बहरान जो है उसमें मज़ीद शिद्दत पैदा नहीं होनी चाहिए, बल्कि उस बहरान की जो आग है उसमें कमी पैदा होनी चाहिए। और फैसले से उस बहरान की आग पे अगर पानी फेंका जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ना कि वो फैसला जो है वो जलती पे तेल का काम दे। ठीक है, हामिद मीर साहब, इरशाद भट्टी साहब आपकी जानिब आएंगे। ये बताइएगा कि क्या सीनियर एलिमेंट्स जिससे हामिद मीर साहब कह रहे हैं मुलाकात हुई है कि हमने ज़ाती दुश्मनी में बदल दिया है, वो सीनियर एलिमेंट्स जो है वो आगे आएंगे, दोनों पार्टियों से मामलात को इफ़हाम और तफहीम से हल करेंगे? देखिए, हामिद भाई की बात तो ठीक है कि ये जैसे है ना कि ये जबर का मौसम कब बदलेगा, जब हम बदलेंगे तब बदलेगा। हाँ, तो बात तो ये है कि इनको बदलना चाहिए। हम आज यहाँ पहुँचे हुए क्यों हैं, जिसका आपने कहा कि एक तरफ खाई है एक तरफ कुआं है, कहाँ किस वजह से पहुँचे हुए हैं? ये रवादार नहीं है एक दूसरे से सलाम लेने की, बात करने के, अपने अपने नैरेटिव के कैदी हैं। कोई चोर है, कोई डाकू है, कोई गद्दार है, कोई आइन शिकन है, कोई फितना है, कोई दहशतगर्द है, कोई यहूदी एजेंट है, कोई कुछ है। तो बात तो ये है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब आपकी ख्वाहिश है इस मुल्क की कि नरेंद्र मोदी फाशिस्ट है, जो मुसलमानों का मुसलमा कातिल है, अगर आप उस हुकूमत से भी बात करते हैं या करने के लिए तैयार हैं या करने के लिए बैकडोर होती है, तो यहाँ आपस में क्यों नहीं? बात आखिर में तभी बनेगी जब बात होगी। और ये बात कब होगी? जब कुछ नहीं रहेगा तब होगी, या जब हम सारे लुट जाएंगे तब होगी। आपका मुल्क जिसकी वजह से ये सारे चौधरी हैं, या जिसकी वजह से सब के सब आला मकाम रखते हैं, या जिस मुल्क ने इनको इज़्ज़त दी, नाम दिया, मकाम दिया, उस मुल्क का कुछ सोचें। या जो कौम हर मरतबा इन पे ट्रस्ट करती है, उस कौम का कुछ सोचें। सोचना तो पड़ेगा ना, बात तो करनी पड़ेगी। बहुत अच्छी बात मुझे नहीं लगता, मैं माजरत चाहता हूँ, और रास्ता निकालना चाहेंगे तभी रास्ता निकलेगा। भट्टी साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और यही हल इस वक्त दिखाई दे रहा है। हामिद मीर साहब, सदर आरिफ अलवी से आपकी बात हुई और आपने आज सवाल भी किया उनसे, तो उन्होंने कहा कि कोई आईनी रोल, आईनी फ्रेमवर्क में मेरे पास इख्तियार ऐसा नहीं है कि मैं सबको बिठा सकूं। लेकिन अगर आपको याद होगा, जब नैब की तरमीम की गई थी इमरान खान के दौर में, तो वज़ीर आज़म को कंसल्टेशन करनी थी अपोजिशन लीडर से बराह रास्त नए चेयरमैन नैब की तकर्री के लिए। लेकिन उस वक्त सदर के ज़रिए वो तकर्री की जो वो थी वो की गई थी कंसल्टेशन। सदर साहब उस वक्त राजी थे। क्या अब राजी होंगे कि शहबाज शरीफ साहब को, इमरान खान साहब को एक टेबल पे बिठाएं? देखें, आरिफ अलवी साहब ने ये बात बार बार जोर दे के कही कि उन्होंने पहली बात तो ये कही कि मैं आइन से मावरा कोई किरदार अदा करने के लिए तैयार नहीं हूँ। और वो बड़े मोहतात थे और बार बार हमें रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मेरी तरफ से कोई ऐसी बात रिपोर्ट ना कीजिएगा कि जो सियाको सबाक से हट के हो, और मेरा जो मतमे नज़र है, जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, तो उसको सामने रख के मुझे कोट कीजिएगा। तो इसलिए मैं भी बड़ी एहतियात के साथ उनको कोट कर रहा हूँ। उनसे बार बार ये सवाल किया गया, एक दफ़ा नहीं, कम से कम 4-5 दफ़ा मुख्तलिफ लोगों ने सवाल किया कि ये जो आपने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि पाकिस्तानी अवाम की उमंगों के मुताबिक एक नई हुकूमत बनाने के लिए मीडिया और इस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार अदा करे, तो आपने ये बयान क्यों दिया? क्योंकि मीडिया का और इस्टेब्लिशमेंट का तो पाकिस्तान की आइन में कोई आइनी किरदार है ही नहीं है।
तो उस पर आरिफ अलवी साहब ने कहा कि मैंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था अवाम की उमंगों के मुताबिक, तो उसको अगर आपने मिसअंडरस्टैंड किया तो मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ कि यकीनन मीडिया का कोई आईनी किरदार नहीं है, लेकिन मीडिया जो है वो एक माहौल बना सकता है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि मैं किसी भी सूरत में इस्टेब्लिशमेंट को कोई आईनी किरदार देने के हक़ में नहीं हूँ, और मैं उनको कोई ऐसा किरदार अदा करने के लिए नहीं कहूँगा जो कि आइन से मावरा है। लेकिन ये एक हकीकत है कि इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान में हमेशा से किरदार रहा है और अभी भी है। तो उन्होंने कहा कि अगर स्टेक होल्डर्स, लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने स्टेक होल्डर्स, अगर स्टेक होल्डर्स चाहें तो ऐवान सदर में किसी डायलॉग का एहतमाम किया जा सकता है। ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने तौर पे कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकता। अच्छा, फिर उसके बाद उनसे बड़ा एक टू दी पॉइंट एक सवाल किया आमिर इलियास राना साहब ने कि ये बताएं कि आपने शहबाज शरीफ से हलफ नहीं लिया, गवर्नर पंजाब की तकरीर के मामले पे आपने जो किया, आपने समरी जो है वो वापस की भेजी बार बार, तो आपके रवैये से ऐसे लगा कि आप अपना आईनी किरदार अदा नहीं कर रहे। आप अभी भी अपनी जो साबका पार्टी है उसके सरबराह इमरान खान साहब से डिक्टेशन लेते हैं। बड़ा सख्त सवाल था, लेकिन उसके जवाब में भी उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ बात होती रहती है। और फिर उन्होंने फिगर्स दी, उन्होंने कहा कि जब से ये हुकूमत आई है तो मेरे पास 74 समरियाँ भेजी हैं इस हुकूमत ने, और 74 में से जो 69 समरियाँ थी वो मैंने उसी दिन साइन कर दी। 3-4 समरियों को रोका, एक समरी मैंने थोड़ी देर के लिए रोकी, और बाकी जो समरियाँ थी, एक AVM मशीन वाली, एक नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम वाली और एक ओवरसीज़ पाकिस्तानीज वाली, वो मैंने रोकी क्योंकि उस पर मेरा अपना एक ख्याल था, नहीं था, इसलिए मैंने रोकी। हाँ, उस पे उन्होंने ये भी कहा। हामिद साहब एक खबर है वो हम शेयर करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात हुई है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात हुई है। मुलाकात में वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन भी मौजूद थे। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई है, और इस मुलाकात पर तबसरा भी आ गया है, और तबसरा आया है इमरान खान के एलाए मोनिस इलाही का। उन्होंने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान अब न जाने क्या मुतालिबा लिए चौधरी शुजात हुसैन के पास गए हैं, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है। हमने मुलाकात का जिक्र भी किया, जो कि मनाजिर भी आप देख सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान और चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात हुई, चौधरी सालिक हुसैन उनके हमरा थे। क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या फैसला आने वाला है? थोड़ी देर में आने वाला। आप जो इस वक्त भी PDM की जो क़यादत मुलाकातों के लिए चौधरी शुजात साहब के पास आ रही है, तो आप लोगों को क्या अब तक इंसाइट है कि क्या ऐसी पेशकश है जो इस वक्त आप लोगों को की जा रही है? बिल्कुल पहले क्या करने हैं, क्या पता कोई नया लेटर लिखवाने हैं। फैसला किसी भी वक्त आया चाहता है। शाहजेब साहब, जो आज की समाअत हुई, जो मुकालमे हुए, उसमें हम ये तो नहीं जानना चाहेंगे, ना प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फैसला क्या आएगा, लेकिन क्या स्टेबिलिटी आएगी? क्योंकि हामिद मीर साहब खासे पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, पुरुम्मीद दिखाई दे रहे हैं। उनको लगता है कि सेनर एलिमेंट जो है तमाम पार्टीज़ का, वो प्रिवेल करेगा, वो आगे आएगा और मामलात को अफहाम और तफहीम की जानिब ले जाएगा। देखिए, जैसा हामिद मीर साहब ज़ाहिर है आज मिले भी हैं सदर साहब से, जो उम्मीद कर रहे हैं अल्लाह करे अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मगर जमातों को एक एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा अगर इस मुज़ाकरात करने हैं। और इस बंद गली, मेरा ख्याल बंद गली में हम ऐसा नहीं है कि दाखिल होने वाले हैं, हम बंद गली में हैं इस वक्त। अगर यहाँ से रास्ता निकालना है तो सियासतदानों ने मिलकर ही निकालना है, और स्टेक होल्डर भी सियासतदान ही होने चाहिए। ये बात भी सियासतदान आपस में मिलकर पहले तय करें कि हम ही स्टेक होल्डर हैं, हम ही ने तय करना है। मगर उसमें फिर कुछ पोजीशंस हैं जिसे पीछे जाना पड़ेगा। ये इमरान खान साहब क्या इस पोजीशन से पीछे जाएंगे कि यही इलेक्शन कमीशन है, इसी के तहत हो सकते हैं इलेक्शन, और मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जब से पहले भी उन्होंने कैंपेन शुरू कर दी थी, हालांकि पहले बहुत ज़्यादा इस इलेक्शन कमीशन पर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद का इजहार किया था, मगर उसके बाद जब लगा कि फॉरेन फंडिंग केस का, ममनुआ फंडिंग केस का मामला उनके फेवर में नहीं जा रहा है, तो उन्होंने भरपूर कैंपेन शुरू कर दी थी। इमरान खान साहब का एक स्टाइल है कि जब भी उन्हें लगे कोई उनसे इख्तलाफ कर रहा है, चाहे वो मीडिया का कोई चैनल हो, चाहे वो मीडिया का कोई एंकर हो, तो कह दो कि फॉरेन फंडेड
अनवेलिडेटेड है, बिका हुआ है, या फिर अगर कोई इदारा हो उसके बारे में भी पहले ही सवाल उठा दो, ताकि उसकी जो लेजिटिमेसी है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो खराब हो जाए और फिर मैं बाद में कह सकूं कि मैं तो पहले ही कह रहा था। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के लिए भी यही किया है। हालांकि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ उनका कोई केस नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने उनसे कहां ज्यादती की है। 20 में से 15 सीटें जीते हैं, मगर कह रहे हैं पंजाब का इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ने मेरे खिलाफ रिग किया था। साथ में जिसकी वजह से परवेज लाई साहब वजीर आला बनेंगे और हमजा शहबाज के 22 वोट जो थे वो मुस्तरद हो गए, 25 वोट, वो इलेक्शन कमीशन ही का फैसला है। हालांकि वहां पर पार्लिमानी पार्टी ने नहीं दी थी डायरेक्शन, ये 25 लोगों का कहना था जो एमपीएस थे। मगर उसके बावजूद खान साहब जब बयानियां बना रहे तो क्या खान साहब इस बयानी से पीछे हटेंगे कि मेरी जो इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने जो बातें की थी और फॉरेन फंडिंग केस या ममनुआ फंडिंग केस के मुमकिन फैसले को देखते हुए की थी, मैं उससे पीछे हटता हूं, जो भी फैसला आएगा वो मुझे काबिल कबूल होगा, इलेक्शन की तरफ हम बढ़ सकते हैं, ग्राउंड रूल्स बना सकते हैं, बाउंड्रीज तय कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा अहम होगा। अव्वल ये सब बातें तो बाद में होंगी ना, जब टेबल पे बैठेंगे कि हमें ये मनवाना है, हमें ये मानना है। आपको लगता है खान साहब टेबल पर बैठेंगे भी उस टेबल पर जिस पर शहबाज शरीफ बैठे होंगे एक जानिब, जिसके एक जानिब आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो बैठे होंगे? आपको लगता है खान साहब इस पर राजी हो जाएंगे कम अज कम? देखिए, ये इशारा कम से कम फवाद चौधरी साहब की तरफ से तो दिया गया है। अब इमरान खान इस पर राजी होंगे या नहीं ये देखना होगा। और जो बात हामिद मीर साहब की सदर पाकिस्तान से हुई है उसमें भी एक झलक नजर आती है। मगर खान साहब के जो बुनियादी मुतालबे हैं उसमें उन्होंने कह दिया है कि मैं राजी हूं, मगर इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी हो, साथ में आप फौरी तौर पर इलेक्शन का ऐलान करें। तो ये वो पोजीशंस हैं जिसमें खान साहब अपनी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तो छोड़ नहीं रहे हैं। क्या आज परवेज इलाही साहब आ जाएंगे? हमारे एक प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि अगर ये आ जाते हैं तो फिर अगर ये राजी होते हैं अपनी हुकूमतें छोड़ने के लिए तो हम भी राजी हो सकते हैं, मगर ये नहीं हो सकता कि हम मरकज की हुकूमत छोड़ दें और इनके पास दीगर हुकूमतें हों। तो खान साहब अपनी पोजीशन कितनी कॉम्प्रोमाइज करेंगे? और फिर ये जाहिर है जो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, क्योंकि नून लीग बार बार ये इल्जाम पीपल्स पार्टी पे या इत्तेहादियों पे नहीं लगा सकती है कि हम तो छोड़ना चाहते थे, इत्तेहादी नहीं माने। भाई आपके अपने भी आप वजारतें आपके पास हैं, अहम वजारतें आपके पास हैं, आप अपनी हुकूमत के मज़े ले रहे हैं, उस मज़े में जो कुछ हो रहा है मईशत के साथ वो भी सबको नज़र आ रहा है। अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा है तो आप इत्तेहादियों पर ना डालिए, फिर खुद फैसला कीजिए। अच्छा शाहजेब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इरशाद भट्टी साहब, आपकी जानिब आते हैं कि जब इन 20 सीटों पर इलेक्शन हुआ पंजाब में ज़िमनी, जिसमें लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है तहरीक इंसाफ को, बेतहाशा वोट मिले हैं, पिछली दफ़ा से बढ़कर वोट मिले हैं, तो आपको लगता है इसी इलेक्शन कमीशन के तहत इमरान खान जनरल इलेक्शन में जाने पर तैयार हो जाएंगे? पहली बात तो यह है कि मैं फिर वही कह दूं कि इदारों को मजबूत करना होगा सारों को मिलकर। इदारों पर आप जितनी भी तनकीद करेंगे उससे कोई फ़ायदा या कुछ हासिल वसूल नहीं है। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने कल कहा कि जैसे ये कह रहे थे कि ये मर्ज़ी का बेंच नहीं है और फ़लाँ है, इस तरह फिर इमरान खान का भी मुतालबा है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर बदल दो। फिर तो ये है कि जिसको जो पसंद ना है बदल दो, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन वो नहीं जाएंगे। मुझे जो उनकी अभी बॉडी लैंग्वेज है या उनका स्टैंस है वो नहीं जाएंगे। उसकी छोटी मोटी वजूहात तो बहुत हैं, जैसे डस्का वाला फ़ौरन आ जाता है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जो ऑडियो वीडियो वो नहीं आता, फिर कराची वाला जैसे है, फिर जैसे ये जो 5 सीटों में से एक हामिद मीर साहब ने वो भी उसका प्रिजाइडिंग अफसर का दिखाया था कि उसको कैसे मारा गया, कैसे वोटिंग हुई। फिर ये जो गिनती वाला है ये है, तो वो एक स्टैंस ले चुके हैं। और ये कि वो जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब की रिश्तेदारियां, फिर नून लीग, फिर सारा, तो वो अब और यही चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर था जिसकी चंद दिन पहले या जब वो कह रहे थे इमरान खान साहब कि अब हमारा लगाया हुआ, हमारी मर्ज़ी का, हमारी राय वाला चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर आया है, तो अब हालात बेहतर होंगे। लेकिन अब वो मुझे नहीं लगता कि ये नहीं ले वो इसमें जाएं इस वक्त नहीं। ठीक है, इसका एक और अहम मसला जिसकी वजह से ये सारा इख्तिलाफ शायद हल हो सके या सब एक साथ बैठने पर तैयार हो सके। हामिद मीर साहब की जब आज सदर मुमलिकत से गुफ्तगू हुई तो ये सवाल सदर मुमलिकत साहब से पूछा गया कि नवंबर की एक अहम तैनाती है, क्या वो वक्त से पहले भी हो सकती है? तो हम जानेंगे। हामिद मीर साहब इस जवाब को हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। देखिए, पहले मैं ये बात करूंगा जो आपने पहले शाहजेब साहब से की है और इरशाद भट्टी साहब से की है। देखिए, जो आज मेरी असद उमर साहब से जो एक प्राइवेट गुफ्तगू हुई और फिर उसके बाद सेमिनार में उन्होंने तकरीर भी की, तो असद उमर साहब जो हैं वो उन्होंने मुझे बड़े वाज़े अल्फाज में बताया। उन्होंने कहा यकीनन इस वक्त जो हमारी सोसाइटी में पोलराइजेशन है वो मीडिया में भी है, वो हर जगह पे नज़र आ रही है। तो जो
हमारी जो मरकज़ी क़यादत है शायद वो तो एक दूसरे के साथ ना बैठे, लेकिन उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो सेकंड टियर लीडरशिप है वो आपस में बैठ सकती है और वो आपस में बैठकर जो मरकज़ी क़यादत है उसके दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर सकती है। और कल गुज़रा है येस्टरडे, कल असद उमर साहब की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक अहम शख्सियत, जो मुस्लिम लीग नून की एक अहम ऑफिस बेरर है, यानी कि उनके पास पार्टी का एक अहम ओहदा है, हुकूमत का भी एक अहम ओहदा है। कल उनके साथ गैर रस्मी मुलाकात भी हुई है, गुफ्तगू भी हुई है और पॉसिबिलिटीज़ पे बातचीत भी की है उन्होंने, लेकिन वो सिर्फ़ एक गैर रस्मी गुफ्तगू थी। तो असद उमर साहब जो हैं वो हमें ये कह रहे थे कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज साहिबान हैं या मीडिया के कुछ लोग हैं या बार एसोसिएशनों के जो अहम लोग हैं वो अगर किरदार अदा करें। और उन्होंने एक बड़े वाज़े अंदाज में एक बात कही, उन्होंने कहा कि देखें जब हम लोग आपस में बात नहीं करते तो फिर किसी और ज़रिए से हमें बात करनी पड़ती है, और जब हम किसी और ज़रिए से बात करते हैं तो फिर वो जो ज़रिया है वो मजबूत हो जाता है, हम और कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसलिए बेहतर यह है कि हम उस ज़रिए से बात ना करें, बल्कि हम आपस में ही जो आप लोग हैं या बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब हैं या कोई सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज साहब हैं वो हमारे अंदर पढ़ें और हमें कुछ इश्यूज़ पे बिठाएं और फिर हम आपस में कोई बातें तय करके, तो मैं इमरान खान साहब से बात कर लूँगा, एहसन इकबाल साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब से बात कर लें, और शहरी रहमान जो हैं वो आसिफ जरदारी साहब से और बिलावल साहब से बात कर लेंगी। तो वहाँ पे ये एक तजवीज़ जो है वो ज़ेरे गौर आई, वहाँ पे पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरतुल्लाह बाबर भी मौजूद थे। तो एक तजवीज़ एक वकील ने दी, बड़े सीनियर वकील हैं, कि पहले मरहले में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भून साहब और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के सदर जो हैं शुएब शाहीन साहब अगर ये एफर्ट करें और दोनों तरफ हुकूमत और अपोजिशन इन दोनों की कुछ अहम शख्सियात से बातचीत करें और ख़ामोशी के साथ बैक चैनल से इनके दरमियान राब्ते करें और इनको बैठाने की कोशिश करें और मिनिमम कॉमन एजेंडा जो है उस पर इनके दरमियान अगर गुफ्तगू शुरू हो जाए तो एक शुरुआत हो सकती है। लेकिन इसमें आप इस चीज़ पे आपको गौर करना होगा कि असद उमर साहब भी जो हैं वो भी बड़े वाज़े अंदाज में ये इशारा दे रहे थे कि जो सियासी लोगों के दरमियान मामलात हैं ये सियासी लोग और सिविलियन लोग इन्हीं को आपस में चाहिए कि हमें आपस में बैठा के मामला हल करा दें, किसी और जरिए को इसमें ना डालें। तो ये एक बड़ी अहम बात है। अच्छा, आपसे सवाल किया था सदर मुमलिकत से अहम तैनाती का सवाल, उसका जवाब देखें। वजी साहब ये सवाल जो है हमारे दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, उन्होंने सवाल इस तरह किया था, मैं उनका आपको सवाल बता देता हूँ। उन्होंने कहा जी प्रेसिडेंट साहब इस वक्त पाकिस्तान में जो बहरान है, इस बहरान की जो असल वजह उनको समझ आ रही थी कि इस बहरान की असल वजह यह है कि नवंबर में एक अपॉइंटमेंट होनी है और उसी अपॉइंटमेंट की वजह से शायद 3-4 महीने पहले तहरीक में एतमाद भी आई और उसी की वजह से ये सारी लड़ाइयाँ भी हो रही हैं। और पंजाब में भी कभी एक सुबह हमजा शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर होते हैं, शाम को परवेज़ लाई साहब बन जाते हैं और अदालत जो है वहाँ पे भी एक बहरान हमें नज़र आ रहा है। तो ये इस बहरान से निकालने के लिए क्या ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो नवंबर में जो अपॉइंटमेंट होनी है वो 2-3 महीने पहले कर लें अपॉइंटमेंट, ताकि पाकिस्तान की जो मैशत को नुकसान पहुँच रहा है वो थोड़ा कम हो जाए और मसला ही ख़त्म हो जाए। तो प्रेसिडेंट साहब जो हैं उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब में ये कहा था, आपका मशवरा तो अच्छा है। अच्छा ठीक है शाहज़ेब साहब, आपकी जानिब आते हैं। जिस तरह असद उमर साहब ने तजवीज़ पेश की कि मुख्तलिफ बार काउंसिल्स के नुमाइंदगान या सहाफ़ी या मीडिया तंजीमें आपस में पुल का किरदार अदा करें और अपोजिशन को करीब लाएँ हुकूमती इत्तेहाद की और सब मिल बैठें, और जिस तरह के सिर्फ सिविलियंस जो कि सियासतदान हैं जिनको पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है, जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मिलकर बैठें, क्या इसके अलावा और कोई फोरम हो सकता है? जिस तरह पार्लियामान को कोई फोरम बना के उसे यूज़ किया जा सकता है, या माजी में शाहिद खाकान अब्बासी ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन का बार बार जिक्र करते रहे, जब से हुकूमत में आए हमने वो जिक्र नहीं सुना।
देखिए, ये तो बड़ी हौसला अफजा बात है जो कि हामिद मीर साहब की हुई है असद उमर साहब से। ज़ाहिर है पार्लियामान से अच्छा फोरम क्या हो सकता है कि तहरीक इंसाफ आए पार्लियामेंट में, और एक दो रहनुमाओं की तरफ से इशारा दिया गया है। कल गालिबन शाह महमूद कुरैशी साहब भी इस बात का इशारा दे रहे थे, अगर पार्लियामान में तहरीक इंसाफ वापस आती है इस हुकूमत को चैलेंज भी ज़बरदस्त देगी और बात भी आगे बढ़ेगी। मगर देखें, सबसे जो बड़ा मसला इसमें जिसमें कंसेंसस की ज़रूरत है वो मईशत है कि इस पर तो आप कम अज़ कम पहले इत्तफाक करें, और फिर सियासत के जो ग्राउंड रूल्स है उस पर भी। आज खबर आई है कि बांग्लादेश ने IMF से राब्ता किया है $4.5 अरब के लिए, यानी कि $4.5 अरब के प्रोग्राम लेगा बांग्लादेश। वहाँ क्या ये डिबेट हो रही है? आप बांग्लादेश के अखबार उठा के देखें कि लुट गए, बर्बाद हो गए, अब तो हम अगयार का डिक्टेशन लेंगे, IMF के डिक्टेशन में नहीं जाने देंगे, नहीं हो रही है। और बांग्लादेश ने जो $4.5 अरब का लिया है, इस वक्त लोन के लिए अप्लाई किया है, $39 अरब के बांग्लादेश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं जो उनकी 5.5 महीने से 6 महीने की दरामदाद के लिए काफ़ी हैं। $45 अरब के रिजर्व थे, $39 अरब पर गए हैं, $6 अरब कम हुए हैं, 6 महीने की इंपोर्ट है, उसके बावजूद IMF के प्रोग्राम में चले गए। आपका हाल क्या है? $9.3 अरब के आपके पास ज़र मुबादला के ज़खायर हैं जो भी दोस्त ममालिक के दिए हुए हैं, और यानी कि वो मुश्किल से आपकी 6 हफ्ते की दरामदाद के लिए काफ़ी हैं। बांग्लादेश की जो इस वक्त पॉपुलेशन है, आबादी है, वो आपसे कम है, 16 करोड़ है, आपकी 22 करोड़ है। उनके $39 अरब के रिजर्व हैं, आपके $9.25 अरब के हैं। मगर आपकी सियासी जमातों का बुनियादी सियासी नुक्ता क्या है कि IMF का डिक्टेशन नहीं लेने देंगे, IMF के डिक्टेशन में नहीं जाएंगे। अपने थोड़ा सा एक जिस तरीके से दुनिया आगे निकल गई है उन बुनियादी चीज़ों पर तो इत्तफाक कीजिए। आज PIA को प्राइवेटाइज करने की ये बात करेंगे तो आप देखिए फिर क्या होता है, किस किस्म की सियासत होती है। भारत में उन्होंने अपने असासे जो है एयरलाइन वगैरह कर दिए प्राइवेटाइज, दे दिए प्राइवेट सेक्टर को। हमारे यहाँ तो हम इस डिबेट से ही नहीं निकले कि दुनिया कितनी आगे निकल गई है। ये सियासतदान मिलकर फैसला करें कि अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो जैसे एक कोई भी कंपनी बैंक से लोन लेती है तो क्या उसके एम्प्लॉइज ये कहना शुरू कर देते हैं हम अगयार के डिक्टेशन में चले गए हैं? जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो अपनी फिर बैलेंस शीट दिखाते हैं, अपने मामला दिखाते हैं, उनको कैसे बेहतर करेंगे ये भी दिखाते हैं। उसी तरीके से IMF का प्रोग्राम है, आपकी मईशत बीमार है, उस बीमारी का इलाज IMF के पास है, उसके लिए मुश्किल मुआशी फैसले करने हैं, उसके लिए प्राइवेटाइजेशन करनी है, उसके लिए खर्चे कम करने। दुनिया में कौन सी मईशत है जहां पर यह डिबेट हो रही है कि हमारे पास तो $9.25 अरब हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारा टैक्स भी कम कलेक्ट होता है, मगर जो पेट्रोल है वो ₹150 का होना चाहिए। जब मिफ्ता इस्माइल साहब गए ना सऊदी अरब तो उनसे ये कहा गया कि आप हमसे लेने आ गए पैसे, और UAE से उन्होंने कहा हम महंगा पेट्रोल बेच रहे हैं, हमारे यहाँ महंगा पेट्रोल पैदा होता है, हम महंगा पेट्रोल बेच रहे हैं और आप हमसे पैसे मांगने आ गए और आप सस्ता पेट्रोल बेच रहे हैं। चीन ने भी आपको यही कहा है। तो आप अपना कंडक्ट तो ठीक कीजिए कि मुआशी मामलात पर सियासत नहीं करेंगे। जिसकी हुकूमत जाने लगेगी वो बजाय इसके कि IMF से किया हुआ वादा है वो पूरा करेगा, उसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर देगा और मुल्क को बैंकरप्सी की सिचुएशन में नहीं डाल देगा। फिर नई हुकूमत आएगी तो वो 2.5-3 महीने ये फैसला ही नहीं कर पाएगी कि भाई हमने IMF के प्रोग्राम में जाके मामलात बेहतर करने हैं या फिर अपनी सियासत बचानी है। तो इन बुनियादी चीजों पर पहले इत्तफाक करें, वरना ये मुल्क आगे नहीं चल सकता। 22 करोड़ का मुल्क, $9.25 अरब के रिजर्व्स, उसमें भी $3 अरब सऊदी अरब के, $2.25 अरब चाइना के और दीगर दोस्त ममालिक के। है क्या हमारे पास? हमारा आप अंदाज देखिए और हमारे सियासी जमात के मौजूद के साथ ही मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, नखरे देखिए हम क्या नखरे दिखा रहे हैं, और हमारे मुल्क के आप हालात देखिए। दूसरी तरफ देखिए बांग्लादेश $39 अरब के रिजर्व में $4.5 अरब का लोन लेने जा रहा है, और वहां पर ये डिबेट नहीं हो रही है जो हमारे यहाँ हो रही है। हम कितना पीछे हैं और दुनिया कहाँ आगे निकल रही है, और हमारी मईशत कितना और हमारी सियासत से पीछे रह गई। ठीक है इरशाद भट्टी साहब, अगर हम मईशत पर सियासत ना करने पर इत्तेफाक कर लें, एक टेबल पर बैठ जाएं, भले हमें उसमें 6 हफ्ते लग जाएं, 8 हफ्ते लग जाएं किसी कंक्लूजन पर पहुंचने में, लेकिन आप नहीं समझते कि एक सर्टेनिटी आ जाएगी मार्केट में, एक इस्तेहकाम आ जाएगा, लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान की जो तमाम सियासी क़यादत है वह सर जोड़कर बैठी है मईशत को उठाने के लिए, मईशत को सहारा देने के लिए, मईशत को और मुल्क को इस्तेहकाम देने के लिए। और यही फैक्टर्स जो हैं ये आपकी मईशत के लिए भी अहम होंगे, आपको कर्जे मिलने में भी आसानी होगी, आपके रुपए की गिरती हुई कदर को भी संभाला मिलेगा। जो हामिद भाई ने बात की बड़ी हौसला अफजा है, मान लिया। जो शाहजेब साहब ने बात की हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी है कि जो हम कहाँ फंसे हुए हैं, और ख़ुदा के लिए ये जो सफ़ेद हाथी हैं इनको प्राइवेटाइज़ करें, इनको बेचें, इन निकालें इनको, जो हम 300 अरब सालाना इस पे लगा देते हैं। चलें पर तय कर लें कि अगर प्राइवेटाइजेशन की बात करेंगे तो जो प्राइवेटाइजेशन की मुखालिफत में सियासत करेगा हम उसको फिर हम रोकेंगे, हम कहेंगे ये ना करो। भट्टी साहब। हाँ भाईजान, मैं उसी तरफ ही आ रहा था, अगर आप मेहरबानी थोड़ी सी करते तो यानी, और बिल्कुल ठीक बात है कि मईशत पर कम अज़ कम इकट्ठे होना चाहिए, बिल्कुल 100% बात है। लेकिन ये होता मुझे दिखाई नहीं देता। वजह ये कि किसी एक बंदे को हमने किसी काबिल छोड़ा है,
अदलिया को हमने किस काबिल छोड़ा है? अदलिया को तकसीम कर दिया, मेरी अदलिया तेरी अदलिया। फ़ौज को तकसीम कर दिया, मेरी फ़ौज तेरी फ़ौज। ये जो सियासतदान है जिनको हम क़यादत कहते हैं या रहनुमा कहते हैं या लीडर कहते हैं, मुझे तो शर्म आती है, तीनों लफ्ज़ ही इनके साथ लगाने नहीं चाहिए। ये सियासतदान है, सिर्फ अच्छे सियासतदान और बुरे सियासतदान। ये कोरोना पर इकट्ठे नहीं होते, टड्डी दिल पर इकट्ठे नहीं होते, कश्मीर पर इकट्ठे नहीं होते, जीबी पर इकट्ठे नहीं होते। ताने मेने झगड़े ज़ाती मफादात ये इकट्ठे होंगे? इनको कभी इनकी प्रायोरिटी में है मुल्क, इनकी प्रायोरिटी में है कौम, इनकी प्रायोरिटी में है महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी? नहीं। जो आए हैं वो भी बता रहे थे कि हम इसलिए आए कि हमें अंदर कर देना था, इनका आर्मी चीफ आ जाना था, सदारती निज़ाम हो जाना था, तबाह बर्बादी होना चाहते। जो गए हैं वो भी, उनका भी आप देख लें कि उनके क्या बयानात हैं। तो पार्लियामेंट क्या, कौन सी पार्लियामेंट, किस पार्लियामेंट की बात करते हैं जिनको ये पार्लियामेंटेरियन ही बेतौकीर कर चुके हैं? कौन सी जमहूरियत की बात करते हैं जिसको यही गाली बना चुके हैं? कौन सी सियासत की बात करते हैं जिसका नाम चतर चलाकी, मकारी और झूठ है? ये इकट्ठे होंगे? कभी भी नहीं होंगे। मैं, आप, शाहजेब भाई, अहमद मीर साहब, हम सारे रोते रहेंगे इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, अब कोई है रास्ता बचा हुआ जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसके बाद कोई है कहाँ? यानी लेकिन ना ये हमारे अस्पतालों में लेटते हैं, ना हमारे नलके से पानी पीते हैं, ना हमारे मंगल बाज़ारों में जाते हैं, ना यूटिलिटी स्टोर से चीज़ें लेते हैं, ना हमारी सड़कों पे ये सफ़र करते हैं, ना इनको कोई पेट्रोल का मसला है, ना इनको कोई महंगाई का मसला है, ना इनकी कोई बिजली जाती है, ना इनकी कोई बेरोज़गारी है। 7 नस्लें सवर गई हैं। ये इकट्ठे होंगे? कभी नहीं होंगे। कभी इनको शर्म आई है कि बारिश ना हो तो बंदे मर जाते हैं, बारिश हो तो मर जाते हैं, सैलाब ना आए तो मर जाते हैं, सैलाब हो तो मर जाते हैं। 7 नाले इनसे नहीं बर्दाश्त हो रहे, कंट्रोल हो रहे। ये नहीं इकट्ठे होंगे, हम इसी तरह रोते रहेंगे। ये इकट्ठे होने वाली मखलूक नहीं है। अच्छा, 16 दिसंबर 2014 को APS का सानहा हुआ। दहशतगर्दी का एक इफरीत था जो हमें खा लेने को था। नेशनल एक्शन प्लान बनाने के लिए यही तमाम जमातें थीं, मिल बैठी एक मुत्तफ़िक़ा मुश्तरका लाहेबल्दिया नेशनल एक्शन प्लान के नाम से। इस वक्त मईशत का, गिरती हुई मईशत का जो अफरीत है वो हमारे सर पर छा चुका है। क्या आप भी ज़रूरत नहीं है? क्या ये भी इनको मिल के बिठाने के लिए ज़रूरी नहीं है, काफ़ी नहीं है? भाईजान, एक सिर्फ मैं बताऊँ, उस नेशनल एक्शन प्लान का बना क्या, हुआ क्या, अमल कितना हुआ? और जो दूसरे तीसरे दिन जो इनका इजलास हुआ था पेशावर में, उस पर कह के और ठट्ठे जो स्टेज पर लग रहे थे वो भी आपने सुने होंगे। और अभी भी ये बहस होती है, KP डूब गया, सिंध नहीं डूबा, सिंध डूब गया, KP बच गया, KP बच गया, पंजाब बच गया, पंजाब बच गया, बलूचिस्तान। क्या ये यार सारा पाकिस्तान नहीं है? हम तो सारे ही अब एक जैसे हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। जिसका बस चलता है वो हमें लूटता है, चीट करता है, धोखा देता है, बातें बनाता है। बातें करवा लो इनसे, सारा दिन बातें करेंगे, बातें ऐसे करेंगे। हमें दे रहे हैं अब से कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया ही चाहता है। चंद लम्हों में यह फैसला हमारी स्क्रीन्स पर होगा, हम अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करने जा रही है कि हमजा शहबाज शरीफ जो इस वक्त वजीर आला हैं, ट्रस्टी वजीर आला के तौर पर काम कर रहे हैं, हलफ उठाए हुए हैं, क्या वो अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे या घर जाएंगे? परवेज इलाही जिनके 10 वोट काफ लीग के मुस्तरद करके उन्हें वजीर आला नहीं बनने दिया गया था, क्या वो वजीर आला बन जाएंगे? ये जो पार्लिमानी पार्टी के पास इख्तियार है ये बताने का कि वोट किसको देना है, ये पार्टी हेड के पास ये इख्तियार है वोट किसको देना है। चंद ही लम्हों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी मुअज़्ज़िज़ बेंच इस बारे में अपना फैसला सुना देगा। जियो न्यूज़ से जुड़े रहिए, आगाह हम आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। शाहजेब साहब, आपकी जानिब आते हैं, जिन खामियों की निशानदेही की इरशाद भट्टी साहब ने कि हम शायद अब दोबारा एक कौम के तौर पर इकट्ठे ना हो सकें क्योंकि हमारी सियासी क़यादत इकट्ठा होकर बैठने पर तैयार नहीं है। पोलराइजेशन इतनी हो गई है और इतने जड़ों तक चली गई है वो कि ख़ानदान आपस में टूट गए हैं, भाई भाई को पहचानने पर तैयार नहीं है क्योंकि वो एक दूसरे से मुख्तलिफ सियासी ख्यालात रखते हैं। ये नफ़रत, ये तासुब, ये लड़ाई, आपको लगता है कि हम एक जगह जमा हो सकेंगे, कौम बन सकेंगे? देखिए, पोलराइजेशन तो ज़ाहिर है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करना भी छोड़ दें। पोलराइजेशन नहीं होनी चाहिए कि आप इख्तलाफात इतने हो गए हैं कि ज़ाहिर है लड़ाइयाँ अगर सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर होने लग जाएँ, वरना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अच्छी चीज़ है, जमहूरियत है। और लाजमी थोड़ी है कि शहबाज शरीफ ने और इमरान खान साहब ने दोस्त ही बन जाना है, दोस्त ना बने।